नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां बिलासपुर रेल हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 11 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है, कई लोग इसमें घायल हैं। रेलवे ने मुआवजे का ऐलान इसको लेकर कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ है। मामूली रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो रेल विभाग की ओर से ये ऐलान कर दिया गया है और ऐसे में बड़ा अपडेट ये है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है और पहले जो 8 आंकड़ा था अब ये 11 पहुंच गया है। यानी अब तक इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। बिलासपुर रेल हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है और अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग इसमें घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। रेलवे ने हालांकि इसको लेकर मुआवजे का ऐलान अब कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है रेलवे की ओर से। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो मामूली रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आप समझिए कि इस हादसे को लेकर जो है रेलवे ने यहाँ पर मुआवजे का ऐलान किया है और ऐसे में जो लोग घायल हैं उनका इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। बिलासपुर रेल हादसे में मृतकों का आंकड़ा इस समय बढ़ गया है, जहां पर बड़ा अपडेट है। अब तक 11 लोगों की मौत इसमें हुई है। पहले 8 ये आंकड़ा था जो कि बढ़कर 11 हो गया है। कई लोग इसमें घायल अभी भी हैं जिनका इलाज चल रहा है और सभी घायलों का इलाज जो है सुनिश्चित किया जाए और कोई भी इसमें लापरवाही न बरती जाए, इसको लेकर निर्देशित कर दिया गया है। कई लोग इसमें घायल, जैसे कि हमने आपको बताया। और फिलहाल ये तस्वीरें भी देखिए जहां पर कल के हादसे की तस्वीरें किस तरीके से 2 ट्रेनों में भीषण टक्कर हो गई और इस टक्कर के बाद क्या मंजर यहां पर बना वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और जैसे इसकी सूचना आगे पहुंची तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया, लोगों को बाहर निकालने का काम किया गया और ऐसे में 2 डब्बों की भिड़ंत किस तरीके से हुई वो आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। इस हादसे की भयावहता आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे इन दोनों की टक्कर हो जाती है। और जैसे ही इसकी सूचना मिलती है तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंचती हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। सभी यात्रियों को बाहर निकाला जाता है। ऐसे में 11 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हुई है, जबकि कई लोग अभी भी घायल बने हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि रेलवे की ओर से मुआवजे का ऐलान अब कर दिया गया है, जहां पर मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और गंभीर रूप से घायल के परिजनों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और मामूली रूप से जो यात्री इसमें घायल हुए इस हादसे में उन्हें 1 लाख रुपए रेलवे की ओर से दिए जाएंगे, ऐलान हुआ है। और इस बीच चुनावी राज्य बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्णिया में 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। जेडीयू नेता नवीन कुशवाहा की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। नवीन कुशवाहा समेत 3 लोगों की संदिग्ध हालत में यहां पर मौत हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार से बड़ी खबर है। पूर्णिया में 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जेडीयू नेता नवीन कुशवाहा भी इसमें शामिल है जिनकी संदिग्ध हालत में मौत हुई है। नवीन कुशवाहा समेत 3 लोगों की संदिग्ध हालत में यहां पर मौत हुई है। ऐसे में पुलिस की ओर से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है और जांच जारी है। फिलहाल संदिग्ध हालत में जो ये मौतें हुई हैं इसको लेकर पता लगाया जा रहा है और जांच पड़ताल जारी है। बिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्णिया में 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। जेडीयू नेता नवीन कुशवाहा की संदिग्ध हालत में यहां पर मौत हुई है और ऐसे में फिलहाल इसके पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जेडीयू नेता नवीन कुशवाहा की यहां पर मौत हुई है, साथ ही उनकी पत्नी और उनकी बेटी की यहां पर संदिग्ध हालत में मौत हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से जो है पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आगे बढ़ेंगे। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वागत किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक किरण सिंह देव सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे।
और ऐसे में स्वागत की तस्वीरें देखिए, जब सीपी राधाकृष्णन पहुंचे रायपुर तो किस तरीके से सीएम साय ने एयरपोर्ट पर जाकर पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया है। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में नकली नोट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। नकली नोट बनाने वाली मशीन भी इनके पास से बरामद हुई है। सदर बाजार में ये रैकेट चलाया जा रहा था, जहां पर नकली नोट बनाने वाली मशीन भी इनके पास से बरामद की गई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नकली नोट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ यहां पर हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। और इसी के साथ नकली नोट बनाने वाली एक मशीन भी इनके पास से बरामद हुई है। सदर बाजार में ये रैकेट चलाया जा रहा था, ये जानकारी सामने आई है और फिलहाल पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई जारी। तो वहीं राजधानी दिल्ली में गुरु नानक देव जी की 356वें प्रकाश पर्व की धूम देखने को मिल रही है। इस पावन अवसर पर गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जो गुरुद्वारा नानक पियो साहिब पर समाप्त हुआ। बता दें कि पंच प्यारों की अगुवाई में निकले इस नगर कीर्तन में हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कीर्तन के दौरान पूरे रास्ते में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। गुरुद्वारा नानक पियो साहिब को फूलों और रोशनी से सजाया गया। वहीं आतिशबाजी ने इस पावन उत्सव की शोभा और ज्यादा बढ़ा दी, चार चांद इसमें लगा दिए। रकाबगंज से ये भव्य नगर कीर्तन शुरू हुआ। 356वें प्रकाश पर्व पर हजारों सिख श्रद्धालुओं की मौजूदगी यहाँ पर दर्ज की गई। पंच प्यारों की अगुवाई में ये शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली गई। दिल्ली के कई इलाकों में भजन कीर्तन का आयोजन भी यहाँ पर हुआ है। तो रकाबगंज से भव्य नगर कीर्तन शुरू हुआ और 356वें प्रकाश पर्व पर हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी यहां पर दर्ज की गई, जहां पर पंच प्यारों की अगुवाई में ये भव्य शोभा यात्रा यहां पर निकाली गई। और प्रकाश पर्व की धूम जो है किस तरीके से देखने को मिली वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। खबर हाथरस से है, जहां डाक खाने वाली गली के पास एक तेज कार ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवकों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर उन्हें रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में एक युवक राशिद की मौत हो गई, जबकि इरशाद की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं मृतक की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ऐसे में आगे की जांच जारी है। हाथरस में यह दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां पर कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। ऐसे में घायल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर इस समय बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है। हाथरस में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, कार और बाइक की भिड़ंत यहां पर हो गई और ऐसे में दो युवक इसमें घायल हुए थे, जिनमें से एक की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। साथ एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी वाला मार गया था। किस जगह पे हुआ था? ये डाक खाने वाली गली के कोने पर हुआ था। अच्छा, कौन सी गाड़ी ने मारी थी टक्कर? ये नहीं पता। वैगनर गाड़ी ने मारी है। वैगनर गाड़ी ने? हाँ, वैगनर गाड़ी ने। अच्छा। गाड़ी का नंबर है 4293। अच्छा, ये Z 4293 गाड़ी का नंबर है। अच्छा, ये कौन सी गाड़ी पर थे? भैया वहाँ मौजूद थे। ये डाक खाने वाली गली में, गली जो मदर रोड से डाक खाने वाली गली में वाले का भागा वो गाड़ी को। अच्छा, ये मोटरसाइकिल पर थे? मोटरसाइकिल ये मोटरसाइकिल तो ये जो भैया बताएंगे अच्छा, कौन सी थी। अच्छा। मैं तो उधर उनको जो गिरे कितने थे लोग थे इस पे? कितने लोग थे? दो लोग थे गाड़ी पे। एक तो ये थे और एक दूसरे ये कौन थे, थे? एक दूसरे और थे। भाई थे, ताऊ के लड़के थे। क्या नाम है उनका? बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में उस समय हंगामा मच गया, जब शादी से लौट रहे एक परिवार को ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा। बताया जा रहा है कि रास्ता पूछने को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई। आरोप है कि 12 से अधिक लोगों ने लात, घूंसों और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 4 महिलाओं सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीड़ित परिवार बाराबंकी जिले के बद्दूपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
तो रास्ता पूछने को लेकर ये कहासुनी हुई और ये कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई। शादी से ये परिवार लौट रहा था जिस पर हमला किया गया है। 12 से अधिक लोगों ने लात घूंसों और डंडों से पीटा है इस परिवार को। 4 महिलाओं समेत कई लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। महमूदाबाद थाना क्षेत्र में रास्ता पूछने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद के बाद महमूदाबाद थाने में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और समुचित विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग घायल सर हुए थे उसमें? इसमें 5 से 6 लोग घायल हुए थे और जबकि 4 लोगों का हमारे पास प्रमाण आया है। कुछ लोग उसको 5 से 6 बता रहे हैं, लेकिन 4 लोग घायल हुए थे और इसके संबंध में मुकदमा वहाँ पंजीकृत कर लिया। आगे बढ़ेंगे। कानपुर में नगर निगम पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है, जहां पर मामला नेशनल हाईवे की दीवारों पर वॉल पेंटिंग से जुड़ा हुआ है। रामा देवी से भौती तक नेशनल हाईवे पर बिना एनओसी वॉल पेंटिंग कराई जा रही है। नगर निगम ने बिना NHAI की अनुमति के करोड़ों का ठेका जारी कर काम शुरू कर दिया है। ऐसे में कई बड़े सवाल इसके मद्देनजर अब खड़े हो रहे हैं। तो जांच के दायरे में नगर निगम के अधिकारी भी अब आते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम पर छठे घोटाले के बादल और ऐसे में NH पर बिना NOC ये वॉल पेंटिंग कराई जा रही है। नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों का ठेका यहां पर दिया गया। जांच के दायरे में अब नगर निगम के अधिकारी आए हैं। ऐसे में इसको लेकर कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि बिना NOC के किस तरीके से यहां पर वॉल पेंटिंग कराई जा रही है और नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों का ठेका यहां पर यूं ही दे दिया गया। ये चीज़ तो अभी आप ही के माध्यम से संज्ञान में आई है, तो इसमें हम जरा दिखवाएंगे, इसमें जांच कराते हैं और जो भी इसमें आगे की कार्रवाई होगी, जो भी आगे तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। मेरे वार्ड के अंतर्गत नौरैया खेड़ा भाग लगता है जहाँ NH आता है और मैंने देखा वहाँ कई जगह वॉल पेंटिंग करी जा रही है और वास्तविक बात यह है कि अगर ये काम नेशनल हाईवे का है, यदि नगर निगम इसको कराता है तो उससे संबंधित जो वार्ड आते हैं तो जोनल अधिकारी को या यहाँ के किसी संबंधित अधिकारी को उन पार्षदों को जानकारी देनी चाहिए। उनकी देखरेख में अगर होता तो ये कार्य और अच्छा होता है। हम लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की अपनी व्यवस्था होती है। उस नेशनल हाईवे पर कोई भी चीज़ होती है उसकी जिम्मेदारी पूरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की होती है। तो ये नगर निगम ने किस मत से कर दिया, नगर निगम को ये नहीं करना चाहिए था। और जैसा कि मुझे पता चला कि 17/6B में वो कार्य हुआ है। 17/6B का जो कार्य होता है वो किसी आपातकालीन स्थिति के लिए होता है। अभी हमारे वार्ड में कई जगह बड़े बड़ी रोडें धंस गई, उसके लिए हम लोग कहते कहते मर गए। तो वहाँ पे 17/6B का कार्य नहीं हो, जो कि जनता के हित में था कि लोग घर में नींव में पानी जा रहा था, घर ढह सकता था, तो कार्य आज भी रुका हुआ है। हम लोगों ने कहते हैं हाथ पैर जोड़ के ठेकेदार को अपने बिहाफ पे काम कराया, तो जो ज़रूरतमंद का कार्य था वो नहीं हो पाया। और ये तरह कहीं ना कहीं से जो भी इसमें अधिकारी हैं जिन्होंने कराया उनकी अपनी मिली भगत होगी तो उनका काम हो गया। क्योंकि जहाँ पे हमारे यहाँ पे एक व्यवस्था होती, सरकारी व्यवस्था होती है कार्यालय की, कि अगर जिस मत में रुपया जाना है उस मत में दिया जाए, और जो वहाँ का अपना खुद ही अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है वो करते हैं। और ये अगर ये चीज़ हमारे यहाँ पे घनी बस्तियों में होता, वॉल पेंटिंग होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अच्छा रहता है। या तो मान लीजिए कोई वहाँ पे बहुत VIP मूवमेंट होना हो, मोदी जी या योगी जी हमारे राष्ट्रपति जी का आवागमन हो, तो आप ये कार्य करते हो, समझ में आता भी है। अगर ये नहीं है तो फिर ये जांच का विषय है। कानपुर नेशनल हाईवे रामा देवी से लेकर भौती तक की दीवारें इस वक्त रंगीन नज़र आ रही हैं। हम आपको बता दें कि वॉल पेंटिंग का काम वहां पर ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, लेकिन ये जो वॉल पेंटिंग का काम हो रहा है वो NHI के तहत आता है। और अगर नगर निगम वहां पर काम करा रहा है तो उसको NHI से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, NOC लेनी पड़ेगी। NOC लेने के बाद ही वो वहाँ पर काम कर सकता है। हाँ, अगर देश के प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के राष्ट्रपति का ऐसा कोई दौरा होता है तो ऐसी सूरत में बगैर NOC के लिए हुए नगर निगम वहाँ पर काम कर सकता है। मगर जिस तरीके से वहाँ पर नगर निगम काम कर रहा है तो इस पर तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इसी सिलसिले में जब हमने पार्षदों से बात करी तो पार्षदों का साफ तौर से कहना था कि हम लोगों के काम तो इस तरीके से नगर निगम कभी नहीं करता है जितनी तेज़ी से ये काम कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, दाल में
में ज़रूर कुछ काला है, जिसकी हम लोग भी शिकायत करेंगे और इसकी जांच की मांग भी करेंगे। अब देखना यह है कि जिस तरीके से आनन फानन में ये काम हो रहा है और आयुक्त ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं, तो इस जांच में क्या निकल कर सामने आता है। जिस तरीके से बगैर टेंडर हुए पार्क में बेंचें लग जाती हैं और उस पर कार्रवाई होती है, तो क्या इस पर भी हमें कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी या नहीं, इसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़ कानपुर। आगे बढ़ेंगे। देवरिया जनपद के गांव कुशहरी में कुशहरी महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। इस महोत्सव में लोक संस्कृति, परंपराओं और जन भागीदारी का शानदार प्रदर्शन हुआ। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने भोजपुरी लोकगीत और पारंपरिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं इस मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा गंडक नदी तट पर दिव्य गंगा आरती का महोत्सव, जहां दीपों की रोशनी और मंत्रोच्चार ने वातावरण को भक्ति से भर दिया। बता दें कि रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासन का पूर्ण सहयोग भी रहा और बेहद ही भव्य रूप से यहां पर आरती हुई, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी। देखिए, क्षेत्र में ये इस घाट पर और इस महोत्सव में ये बहुत 100-200 साल की परंपरा है। जब यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा पे लोग आते हैं, मेला लगता है, परंतु प्रथम बार माननीय विधायक जी के इनिशिएटिव से आज यहाँ पे कुशहरी महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी के क्रम में आज यहाँ गंगा आरती भी आयोजित हुई। बहुत ही अच्छा मुझे लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव था। लोग भी बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, तो सभी लोगों को मेरी ओर से कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो गंगा आरती हुई है, इसका सभी लोगों के घर में बहुत बहुत मंगल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बताएं कि रोहिलखंड के मिनी कुंभ कहे जाने वाले काकोड़ा देवी मेले का केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया। वहीं पंडित द्वारा संपन्न मां गंगा पूजन के बीच स्काउट बच्चों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने विभागीय स्टॉलों का मुआयना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि काकोड़ा मेला रोहिलखंड का मिनी कुंभ है, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। मां गंगा सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम इस दौरान यहां पर किए गए। तो रोहिलखंड में मिनी कुंभ शुरू हो गया है। काकोड़ा देवी मेला भव्य रूप से यहां पर उसका उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने इसका शुभारंभ किया, जहां पर मां गंगा पूजन के साथ ये मेला शुरू हुआ। देखिए, रोहिलखंड क्षेत्र का ये काकोड़ा मेला जो इतना पुराने 100 सालों से भी ज़्यादा होगा इस मेले को लगते हुए, इसके लिए रोहिलखंड का मिनी कुंभ के नाम से हम जानते हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद पूरे रोहिलखंड पर बरसता है और ये काकोड़े मेले में हमारे रोहिलखंड क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश भर के न जाने कितने जिलों से लोग आते हैं। तो ऐसे सभी श्रद्धालु जो हमारे आते हैं, उनके लिए मैं हृदय से शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि इस मेले को भव्य और दिव्य बनाने का काम करें। और मैं कह सकता हूं कि हमारी भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये डबल इंजन की सरकार में जहां पर हम विकास की बात करते हैं ना, विरासत भी संभालने और सजने की बात करते हैं। और इसी तरह से इस मेले को लगातार हम देख रहे हैं। मैं भी बचपन से इस मेले में आता रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे। खबर मेरठ से है, जहां लोनी डिपो की बस में बिना टिकट यात्री पकड़े जाने से हड़कंप मच गया। क्षेत्रीय चेकिंग दल की कार्रवाई से अनियमितता उजागर हुई। मुख्यालय दल पर सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर अब जो है कई बड़े सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं, जहां पर क्षेत्रीय चेकिंग दल की कार्रवाई से अनियमितता उजागर हुई है और मुख्यालय दल पर सवाल उठ रहे हैं। तो लोनी बस डिपो की पोल यहां पर खुलती हुई नजर आई है, जहां पर 10 यात्री बिना टिकट के पकड़े गए हैं। परिचालक ने किराया वसूला और टिकट नहीं दिया। मुख्यालय परिवर्तन दल पर कई बड़े सवाल इसके बाद खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से चेकिंग के बावजूद भी अनियमितता नहीं पकड़ी जा रही है। नजियाबाद जा रही लोनी बस डिपो में 10 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए हैं। हालांकि उन पर ना तो अभी चालक पर और ना ही परिचालक पर कोई भी कार्रवाई यहां पर की गई है। बताया जा रहा है कि यह बस लोनी डिपो से नजियाबाद के लिए निकली थी और मेरठ के छोटा मवाना में
क्षेत्रीय दल की चेकिंग में ये मामला उजागर हुआ है। विश्वसनीय सूत्रों की हम बात करें तो हमें सूत्रों ने बताया है कि यहाँ पर क्षेत्रीय चेकिंग दल और मुख्यालय चेकिंग दल दोनों ही चेकिंग कर रहे थे, लेकिन मुख्यालय चेकिंग दल की नज़रों से ये 10 टिकट जो विदाउट टिकट यात्री थे बच गए और उसको क्षेत्रीय दल ने पकड़ लिया है। अब मुख्यालय को उसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, लेकिन देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप नायक कहीं ना कहीं मुख्यालय का जो चेकिंग दल है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जबकि प्रावधान की बात करें तो प्रावधान साफ तौर पर यह है कि अगर क्षेत्रीय दल चेकिंग में किसी को विदाउट टिकट पकड़ता है तो उसमें मुख्यालय चेकिंग दल का जो अधिकारी होते हैं उन पर कार्रवाई होती है, चालक परिचालक पर कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि मुख्यालय का जो चेकिंग दल था उस पर अभी तक भी क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप नायक के द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मिली भगत यहाँ पर साफ तौर पर इस चीज़ से उजागर हो रही है और सरकार को राजस्व का नुकसान पहुँचाया जा रहा है। आखिर इतने लंबे सफ़र पर 10 यात्री बिना टिकट कैसे यात्रा कर रहे थे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जहाँ क्षेत्रीय दल चेकिंग कर रहा है वहीं पर मुख्यालय दल भी चेकिंग कर रहा है, तो मुख्यालय दल जो चेकिंग कर रहा था उसकी नज़रों से आखिरकार ये 10 टिकट यात्री जो विदाउट टिकट थे ये कैसे बचे हैं? क्या इसमें कोई मिली भगत है या ये चालक को किसी ने संरक्षण दिया हुआ है जिसके चलते चालक अब 10 जो यात्री थे उनको बिना टिकट नज़ीराबाद ले जा रहा था? अब देखना होगा कि इसमें संदीप नायक की तरफ से मुख्यालय चेकिंग दल पर और चालक परिचालक पर क्या कड़ी कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ मनीष पाराशर, HNN। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए HNN न्यूज़।